हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये इसको हिंदी में आप कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये जो क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं या जो हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है, ये क्लासेस है आपकी सीटेट फरवरी 2026 के लिए। तो ये नई क्लासेस हैं जो कि नए स्टूडेंट ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी तक आपने सीटेट की तैयारी नहीं करी और आप बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए ही हैं। मतलब हम इन क्लासेस में बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं और सारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज हम लेके चलेंगे। सारी क्लासेस में जो भी मुश्किल से मुश्किल शब्द आएगा उसका मीनिंग आपको जो है बिल्कुल एक एक वर्ड का मीनिंग समझा करके चलेंगे। यानी आपका जीरो लेवल से तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप बेसिक लेवल से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन को कर लो प्रेस, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगी आपको जबरदस्त वाली कंप्लीट तैयारी। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट का तो मतलब पूछो ही मत। आप पुराने स्टूडेंट से पूछो कि कॉन्सेप्ट तो इससे बेस्ट आपको कहीं दुनिया में नहीं मिल सकता। इस चैनल पर आपको मुश्किल से मुश्किल चीज का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझाया जाता है, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर भी हैं वो भी यहाँ पर टॉपर बन जाते हैं कंटिन्यू अगर आपने क्लास कर ली तो। बहुत जबरदस्त क्लासेस होगी। प्रीवियस पेपर आपको ये समझ लीजिए पिछले 14 साल हो गए, 2011 से 25 तक के सारे प्रीवियस पेपर यहीं पर आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन को कर लो प्रेस। जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आ चुके हैं सबके सब। और एक बार लाइक बटन दबा दो जिसने नहीं किया, कमेंट को नीचे करो, लाइक बटन दबाओ जल्दी फटाफट से। 1000 लाइक हमारे जल्दी हो जाने चाहिए क्लास स्टार्ट करने से पहले। 700-800 लाइक तो हो भी गए हैं, तो जल्दी से 1000 में कुछ बचा नहीं है। जल्दी एक बार कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो फटाफट से। 1000 लाइक हो जाएंगे, शुभारंभ एकदम जबरदस्त वाला हमारा होगा, है ना। डेली हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 1000 लाइक पे क्लास स्टार्ट करें। और हाँ, जितने भी न्यू स्टूडेंट है जो अभी अभी चैनल पर आए हैं, जो नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब किया है और आप सीटेट की तैयारी गारंटी से करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट न्यूज है, न्यूज नहीं गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? वो ये है कि जो छठ पूजा आपकी चल रही थी, तो छठ पूजा ऑफर का कल लास्ट डे रहेगा। तो कल आप जो है ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सीटेट का गारंटी बैच नहीं लिया वो कल ले सकते हैं। ठीक है, कल डेट क्या है आपकी? 28 आज है, कल 29 तारीख है यानी 29 अक्टूबर। तो कल आप जो है छठ पूजा ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। कैसे लेंगे, क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ कितना ऑफर है। ये जो आपका गारंटी बैच है, जो भी न्यू स्टूडेंट है वो एक बार सुन लो, जल्दी शॉर्टकट में बताऊंगा आपको 2 मिनट के अंदर अंदर। यूपीटेट गारंटी बैच हो या सीटेट का गारंटी बैच हो, ये नॉर्मल बैच नहीं है। जैसे आपके नॉर्मल बैच होते हैं कि सिर्फ आप फीस जमा करेंगे और पढ़ते रहेंगे, बात खत्म हो जाएगी, नहीं। इसमें आपको मिलती है 100% गारंटी पास कराने की। इसमें 100% गारंटी है आपको सीटेट पास कराने की। ये पूरे हिंदुस्तान का इकलौता एकमात्र बैच है जो आपको गारंटी प्रोवाइड कराता है। और सिर्फ गारंटी प्रोवाइड नहीं कराता, गारंटी से आपको सक्सेस कराता है। गारंटी से आपका टेट पास होगा, सीटेट पास होगा, और ये गारंटी आपको लिखित रूप में मिलती है। इससे बड़ी गारंटी पूरे हिंदुस्तान में आपको नहीं मिल सकती। इस बैच के अंदर जो कंटेंट आपको मिलता है वो इतना ज्यादा प्रीमियम है कि एक भी प्रश्न बच के नहीं जाता। सीटेट में आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न अलग से नहीं आएगा, तो इसलिए आपका सीटेट 100% निकलेगा ही निकलेगा। तो 100% गारंटी है इस बैच में। और अगर आप पास नहीं हुए, एक नंबर से भी फेल हुए, तो आपको पूरी फीस रिटर्न करी जाएगी। वैसे आप होंगे नहीं फेल, ये सिर्फ आपके ट्रस्ट के लिए है कि आपकी पूरी फीस वापस मिलेगी, जो कि मिलेगी अगर आप फेल हुए, लेकिन आपको फेल होने नहीं देंगे हम। जाहिर सी बात है कि आप फेल होंगे ही नहीं। 100% रिजल्ट है इस बैच का। तो क्या है इसमें ऑफर, ये मैं आपको बता देता हूं। और कैसे लेंगे बैच, ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं। यहां पर आप जो नंबर देख रहे हैं ये हमारी एकेडमी के नंबर हैं। आप कॉल करेंगे तो वहां पर हमारी पूरी टीम है आपसे बात करने के लिए। आप फोन कीजिए, वो आपको पूरी डिटेल समझा देंगे कैसे आपका एडमिशन होगा। फीस क्या है इसकी? 9000 रुपए फीस है, जो कि आप सबको पहले से ही पता है ना। 9000 रुपए इसकी बेसिकली जो है फीस है, जो इसकी मतलब बेस फीस है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इस पर जो है डिस्काउंट निकाला गया था और ये आपको मिल रहा था 6000 रुपए में। क्योंकि ये गारंटी बैच है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा प्राइस इसका है, क्योंकि इसमें खर्च भी ज्यादा होता है, मेहनत भी ज्यादा होती है, और आपको 100% की गारंटी प्रोवाइड कराना मतलब रिस्क भी हमारे पास रहता ही है। तो इसलिए थोड़ी सी फीस तो ज्यादा रहेगी, है ना। अब 100% एग्जाम पास कर रहे हो तो है ना, थोड़ा तो रहेगा। अभी भी ऐप पे जाके देखेंगे आप तो 6000 रुपए फीस ही आपको मिलेगी। लेकिन कल जो इसका ऑफर रहेगा आपका, वो ये रहेगा कि कल आपको मिलेगा ये 6000 रुपए में नहीं, बल्कि केवल और केवल 2500 रुपए में ये बैच आपको कल मिलेगा, अगर आप कल लेते हैं तो।
तो कल सुबह 10 बजे के बाद आप फोन कर सकते हैं इनमें से किसी भी नंबर पे, और आपको जो है कल ये बैच 100% गारंटी वाला 2500 रुपये में मात्र मिल जाएगा। अगर आप दोनों बैच एक साथ लेते हैं, यानी फर्स्ट पेपर भी और सेकंड भी, तो आपको 4500 रुपये में दोनों बैच एक साथ मिल जाते हैं, कॉम्बो पैक। ठीक है, चलिए अब ये बात कंप्लीट हो गई, नंबर नोट कर लीजिए, कॉल लगा के आप अपना ले सकते हैं बैच। बढ़े आगे जी। इस टाइम पर बैच हो रही है, गारंटी बैच में बैच हो रही है मतलब गारंटी, ये समझ में नहीं आई बात आपकी। चलिए भाई बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। अब ये आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी आप नंबर डायल कर लो, और अपना सुबह आप इसका बैच ले सकते हैं। ये हमारा नया चैनल है भाई, शादाब आलम नाम से, जो कि मेरा ही नाम है, शादाब आलम। तो ये चैनल आप जो लोग जो है सब्सक्राइब कर लेना, या यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको तो मिल जाएगा शादाब आलम नाम से। इस पर आपको जो है आपके करियर से रिलेटेड गाइडेंस, मोटिवेशंस, और कैसे आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, इस चीज़ के लिए आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस हैं। तो ये चैनल भी आप सब्सक्राइब करो, ये आपको पूरी लाइफ में गाइडेंस देगा ये चैनल। तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना शादाब आलम नाम से, ठीक है। आपके फ़ायदे के लिए ही है ये चैनल, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। चलिए आज की क्लास आपकी स्टार्ट होती है, और पहला प्रश्न आज का आपके सामने है, मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषण, दूसरा है सामाजिक संपर्क, तीसरा ऑप्शन है प्रयोग, चौथा ऑप्शन है आपका व्यवहार का अनुबंधन। तो इनमें से जो पॉजिटिव लगते हैं उनको चुन करके आप अपना आंसर देंगे। तो पहला काम आपका है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, ठीक है, और फिर सारी चीजें समझ करके आगे बढ़ेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखेंगे अपना अपना आंसर सब लोग। चलिए फटाफट से। जी चलिए लिखते रहिए। हाँ, और एक चीज़ और बतानी थी आपको कि जिन लोगों ने गारंटी बैच लिया है अभी कल परसों में, या एक दो दिन के अंदर अंदर जिन लोगों ने भी लिया है, या परसों या उससे एक दिन पहले, तो अभी क्या चल रहा था, छठ पूजा की छुट्टी चल रही है, तो ऑफिस स्टाफ हमारा भी सारा छुट्टी पे है। तो अभी क्लासेस भी नहीं हो रही बैच में, आपने देखा है। तो कल से क्लासेस होंगी बैच में भी, और कल ही स्टाफ आएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक आपने कल बैच लिया है या परसों लिया है, तो आपका जो बैच चालू होगा वो कल से होगा, आज तक नहीं हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी आज कमेंट भी आए थे और फ़ोन भी आए थे कि सर हमारा बैच चालू नहीं हुआ। तो कल चालू होगा, क्योंकि अभी स्टाफ छुट्टी पे है। ये बात आपको, अगर अगर आपका बैच चालू कर भी देते तो फ़ायदा कुछ नहीं था, क्योंकि क्लास तो मिलती नहीं, आपको छुट्टी थी, सारा टीचर्स लोग भी छुट्टी पे हैं सब। तो कल से आपकी क्लास होगी, है ना, और कल से आपका बैच चालू हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया। ज्ञान निर्माण मतलब नई चीज को सीखना, साफ सुथरे शब्दों में इतना ही है बस। और किसके द्वारा होना चाहिए, बच्चों के द्वारा ही होना चाहिए, ये बात हम बेसिकली जानते हैं। हमारी बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा सब यही कहते हैं, बच्चा करके सीखेगा, यानी लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा। तो इनमें से कौन से तरीके आपके हैं जो आपको लर्निंग बाय डूइंग से सिखाएंगे। नंबर एक तो सक्रिय बच्चा रहेगा और अन्वेषण करेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया आपका। सक्रिय अन्वेषण मतलब कि बच्चा खुद से काम कर रहा है, और अन्वेषण मतलब होता है खोज, कि आप ज्ञान को खोज रहे हैं। उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, किसी से बात करके जानकारी ले रहे हो, या कोई काम करके जानकारी ले रहे हो, या किताबों से जानकारी खोज रहे हो, लेकिन करेगा बच्चा ही। दूसरा ऑप्शन आता है सामाजिक संपर्क, तो इसमें भी बच्चा सक्रिय रहता है। आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तो इसमें भी बच्चा सक्रिय रहेगा पूरी तरह से। एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग, जब बच्चा कुछ प्रयोग करेगा तो जाहिर है बैठ के तो प्रयोग नहीं कर सकता, मतलब कुछ ना करके तो नहीं कर सकता। जब अपनी बॉडी को चलाएगा, दिमाग को चलाएगा, तभी एक्सपेरिमेंट होगा। तो इसमें भी बच्चा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। लेकिन व्यवहार का अनुबंधन जो है, ये हमारा रचनावाद पर यानी ज्ञान निर्माण पर आधारित नहीं होता। अनुबंधन जो होता है ये व्यवहारवाद में चला जाता है, और व्यवहारवाद का मतलब होता है बाह्य अभिप्रेरणा द्वारा बच्चे को सिखाना, ना कि बच्चा खुद सीखता है, बल्कि इसमें बाहर से उत्प्रेरण या पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे आपने सिद्धांत सुने होंगे, पुनर्बलन का सिद्धांत, या थॉर्नडाइक का सिद्धांत बिल्ली वाला, या पावलोव का सिद्धांत कुत्ते वाला। तो उनमें सब में क्या होता है, बाहर से आपको प्रेरित किया जाता है, कोई रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, स्टिमुलस दिया जाता है, तब बच्चा या कोई भी पशु काम करता है। अपनी मर्जी से अपने आप नहीं कर रहा। तो इसलिए ये व्यवहारवाद वाली बात जहां भी आएगी, ये आपका निगेटिव रहेगा पूरे सीटेट में। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ पर कोई डाउट किसी का, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई शब्द आपको समझ में ना आए तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी।
तो पहला ऑप्शन है छात्रों को ब्लैक बोर्ड से ज्यों का त्यों उत्तर कॉपी करने के लिए कहना। दूसरा है विद्यार्थियों से किसी सहकर्मी को अवधारणाएं समझाने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहना। और डी ऑप्शन है छात्रों को पिछली अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने के लिए कहना। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर। अच्छा लाइक तो करते रहो भाई, अभी तक लाइक नहीं किया आपने। 1000 लाइक में अभी 2 लाइक बचे हैं भाई। कौन करेगा वो 1000 वाला लाइक, जल्दी बताओ कौन है वो लक्की पर्सन। जल्दी कमेंट को नीचे करके लाइक बटन हिट कर दो एक बार, अपने अंगूठे को जल्दी से लाइक पे टच कर दो फटाफट से। सर जी कोर्स लेना है, फीस कितनी है प्लीज बता दीजिए। जूली जूली जी अभी तो बताया है आपने, आपको मैंने स्टार्टिंग से, देखो आप वीडियो को, आप वीडियो पीछे करके देखो शुरू से, मैंने शुरू में बता दी है फीस वगैरह सारी चीज़ें। देखो ये फीस वैसे इसकी 9,000 रुपये है, लेकिन अभी छठ पूजा ऑफर चल रहा है तो इसलिए आपको 2500 रुपये में ये बैच अभी मिल रहा है, गारंटी बैच। और अगर आप दोनों लेते हैं जैसे फर्स्ट और सेकंड, प्राइमरी और जूनियर दोनों मिला के, तो 4500 में दोनों मिल जाएंगे। इन नंबर पे कॉल कर लो, आपको पूरी बात समझा देंगे वो, ठीक है। आप कॉल कर लो इस पे फटाफट से। यूपी टेट का भी और सी टेट का भी दोनों का बैच अवेलेबल है अलग अलग। अब देखिए इसने आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है जो बच्चों को अवधारणात्मक समझ को बढ़ाने में मदद नहीं करेगी, यानी निगेटिव वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है इनमें से। अब अवधारणात्मक समझ क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए। अवधारणा को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट वर्ड से आप फैमिलियर हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। भाई कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसका कहते हैं ना कि यार कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, और जब आपको कोई समझा देता हाँ अब कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब अवधारणात्मक समझ का मतलब ये हुआ समझ करके सीखना। बच्चे का ब्रेन या बच्चे का दिमाग जो है ऐसा बन जाए कि वो चीजों को समझ करके सीखे, ना कि रट्टा मारे, है ना। तो अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें बच्चा समझ के नहीं सीख रहा, तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बच्चा समझ करके नहीं सीख रहा, केवल नकल कर रहा है। छात्र अगर ब्लैक बोर्ड से ज्यों का त्यों उत्तर नकल करता रहेगा, कॉपी करता रहेगा, तो वो सीख कुछ नहीं रहा है, केवल नकल करना ही सीख रहा है। कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे उसको, या उस जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसका मीनिंग नहीं पता उसको, वो केवल कॉपी कर रहा है। तो कॉपी करने से अवधारणात्मक समझ नहीं आती। बाकी विद्यार्थी अगर किसी सहकर्मी को अवधारणा समझा रहा है, यानी मुझे कोई चीज़ आती है और मैं अपने सहपाठी को या अपने क्लासमेट को कोई बात समझा रहा हूँ, तो उससे मेरी भी समझ बढ़ रही है और उसकी भी, दोनों की बढ़ती है इसमें। विद्यार्थी से उदाहरण और गैर उदाहरण के बारे में सोचने के लिए आप कहेंगे, तो भी बच्चे की दिमाग में प्रक्रिया चलेगी और बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को बाहर निकालेगा। छात्रों को पिछली अवधारणा के साथ संबंध बनाने के लिए कहना, यानी जब आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो उस नए टॉपिक को पिछले टॉपिक से रिलेट करते हैं, जो कि नए टॉपिक को सीखने में मदद करता है। आपका जो पिछला ज्ञान होता है वो नई चीज को सीखने में मदद करता है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो आपका पहला ऑप्शन था जो नेगेटिव था, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर। क्लियर है भाई, समझ गए बात या नहीं समझे? कमेंट करके बताते रहो। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटना चाहिए। पहला ऑप्शन है उन्हें अनदेखा करके, दूसरा है उन्हें सजा देकर, तीसरा है उन्हें इनाम देकर, और चौथा ऑप्शन है उन्हें संबोधित करके। बताओ यहां पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मस्त क्लास है सर। अच्छा चलो जल्दी जल्दी लिखते रहो अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। रेगुलर अगर क्लास करते रहे डेली तो पक्का आपका 100% सीटेट क्रैक नहीं बल्कि आप टॉपर बनेंगे भाई। कॉन्सेप्ट तो आपको इतना तगड़ा सिखा दूंगा कि आप 1000 क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे, छोड़ोगे नहीं आप। और जो न्यू स्टूडेंट है भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग जितने भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, तो जब तक आपका सीटेट पास नहीं होता तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आपको इससे 100% हेल्प मिलेगी, मतलब आप बाद में थैंक यू बोल के जाओगे कि सर गलती से आए थे चैनल पे, लेकिन अब तो यहीं रहने का मन कर रहा है, तो वही बात होगी आपकी। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बात की है कि बच्चों के अंदर जो वैकल्पिक भ्रांतियां आती हैं, अब ये होती क्या है वैकल्पिक भ्रांतियां। बच्चों के दिमाग में अलग अलग थॉट्स होते हैं, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे अनुभव करके नहीं आए हैं, और ना ही सभी बच्चे एक ही जैसी चीजें पढ़ के आए हैं, ना ही बच्चों ने अपने दैनिक जीवन में एक जैसी चीजें सीखी हैं। तो सबने अलग अलग चीजें देखी हैं। कोई बच्चा है जो गरीब है, उसने अलग माहौल देखा है, कोई अमीर है उसने अलग माहौल देखा, कोई गांव का बच्चा है उसने अलग चीजें देखी हैं, शहर का बच्चा है अलग चीजें देखी हैं।
तो बच्चों के दिमाग में एक ही टॉपिक को लेकर के अलग अलग थॉट्स आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बच्चे से पूछूं कि बच्चे बताओ बिजली कहाँ से आती है, तो बच्चे अलग अलग जवाब देंगे। कोई बच्चा कहेगा आसमान से आती है, कोई बच्चा कहेगा ज़मीन से आती है, कोई कहेगा सर बिजली तो हमारे घर में जो ट्यूब लाइट लगी है ना वहाँ से आती है बिजली। अब कोई कुछ और बताएगा। तो बच्चों ने जैसा अनुभव किया होगा वैसी बातें करेंगे। तो इसी को हम वैकल्पिक भ्रांति कहते हैं, या और वैकल्पिक अवधारणा भी कहते हैं, कि सभी बच्चे अलग अलग सोचते हैं। तो इसको हम कैसे निपटेंगे? अनदेखा तो नहीं करेंगे, ना ही बच्चों को सजा देंगे और ना ही बच्चों को इनाम देंगे। आप उन्हें संबोधित करेंगे। अब संबोधित का मतलब ये होता है पहले समझना, कि बच्चों की बात को पहले आप सुनेंगे, फिर वो डाउट्स उनके दिमाग में क्यों आए हैं उसके कारण का पता लगाएंगे। कारण का पता लगाने के बाद उनसे डिस्कस करेंगे बच्चों से, और डिस्कशन के बाद जो है वो सॉल्व होगी उनकी समस्या या जो भी उनके दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। भाई नए बच्चे अभी लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या बात? चलो ज़रा एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबाओ जल्दी जल्दी। अब देखिए, इसने बोला संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञानयुक्त अनुमान लगाने को क्या करेंगे आप? पहला ऑप्शन है हतोत्साहित करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है अवहेलना करनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है दंडित करना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है सुसाधित करना चाहिए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में अपना अपना आंसर लिख के बताओ। हाँ जी सर, मॉक टेस्ट में 150 में से 75 76 सही सॉल्व कर पा रहे हैं। अच्छा, प्लीज़ गाइड मी इमिडिएटली। इमिडिएटली क्या मतलब, इमरजेंसी में आए हो क्या तुम? ऐसे ही कह रहे हो तुम तो जैसे। इमिडिएटली, ये कोई इमिडिएट वाली चीज़ है? मतलब हाँ, इसकी बात मैं बता सकता हूँ आपको कि देखो अभी आपके 70 75 नंबर आ रहे हैं 150 में से, तो ये बहुत अच्छी बात है। बेसिक आपका क्लियर है, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। 50% आपको आता है चीज़ें, है ना? तो अभी आप जब क्लासेस रेगुलर कंटिन्यू करेंगे तो जाहिर है 120 25 पे आराम से पहुंच जाएंगे 2 महीने में आप। और उससे ऊपर भी जा सकते हैं अगर आप रेगुलर रहे तो। 130 35 तक आप आराम से चले जाएंगे अगर आप रेगुलर बने रहे तो। आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नए कॉन्सेप्ट जो बचे हैं अभी, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? और कुछ? चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। संवाद और चर्चा के दौरान आप क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। भाई जैसे आपसे कोई बातचीत चल रही है ना, अभी मैं आपसे बैठ के बात करने लग जाऊं और मैं आपसे पूछूं यार आजकल मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है, तो आप सोचेंगे कुछ देर, हाँ यार लग तो मुझे भी रहा है कि थोड़ा ठंड आ गई है, गर्मी है, पता ही नहीं चल रहा। या और भी मतलब कोई भी डिस्कशन चल रहा हो आपके बीच में, तो आप थोड़ा सोचते तो है ना, जब सामने वाला आदमी कोई बात कहता है तो आप फिर सोचते हैं, फिर उसके बाद उसका जवाब देते हैं। तो जो आप अनुमान लगाते हैं मतलब वो पॉजिटिव चीज़ है, उससे आपके विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उससे आप जो जवाब दे पा रहे हैं आपकी दिमागी क्षमता बढ़ रही है, तो वो अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ को तो आगे ही बढ़ाएंगे ना, यानी सुसाधित करेंगे आप। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगा बच्चे का, चिंतन प्रक्रिया बढ़ेगी बच्चे की, है ना? तो हतोत्साहित नहीं करेंगे यानी डिमोटिवेट नहीं करेंगे, बच्चे की अवहेलना नहीं करेंगे। अवहेलना मतलब होता है बेइज्जती कर देना या इग्नोर कर देना। दंडित भी नहीं करेंगे, सजा नहीं देंगे। तो सुसाधित करेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। क्लियर है भाई? भाई तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आती बात। कह रहे हैं 3 दिन पहले मैंने गारंटी बैच लिया था यूपी टेट का लाइव का, लेकिन बैच में ज्वाइन नहीं हुआ। तो ये बात का जवाब मैंने तुम्हें क्लास के स्टार्टिंग में दे तो दिया भाई। 3 दिन छठ पूजा थी, छठ पूजा में सारा स्टाफ छुट्टी पे था, क्लास भी नहीं हुई है अभी आपकी छठ पूजा में। आज भी छुट्टी ही है, ये तो मैं इवनिंग में क्लास लेने आ गया यूट्यूब पे, बैच में कोई क्लास नहीं चली आज भी। कल आपका स्टाफ आएगा पूरा ऑफिस, कल ही सारे बच्चों का एडमिशन। तुम अकेले नहीं हो ऐसे, कभी तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले हो। कम से कम हजारों बच्चे हैं, कई हजार बच्चे हैं जिनका कल ही बैच चालू होगा। आज नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ, समझे बात? तो थोड़ा समझ जाया करो बात को, सरकारी छुट्टी है भाई, तो थोड़ा तो सब्र रखो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है प्रतिक्रियात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर, ये स्थिरता है, ये स्पेलिंग थोड़ी अलग हो गई है। और दूसरा ऑप्शन है अभिसरण सोच को बढ़ावा देकर, तीसरा ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर, और डी ऑप्शन है सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, कमेंट में अपना अपना आंसर बताएंगे आप। चलो बहुत बढ़िया। और हमारे 1500 लाइक में 3 लाइक कम रह रहे हैं, तो जल्दी से 3 बच्चे कौन है जिन्होंने लाइक नहीं किया, कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा के आओ जल्दी फटाफट से। 1500 लाइक कौन करेगा? 1500 वाला लाइक जल्दी।
चलिए जल्दी लिखते रहेंगे अपना अपना आंसर। सर हम खाना बनाते देख रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखिए इसने बोला समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है। समस्या समाधान यानी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है, या प्रॉब्लम को सवाल भी ले सकते हैं कि कोई गणित का सवाल ही आप सॉल्व कर रहे हो, वो भी आपकी प्रॉब्लम ही है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे आसान बनाएंगे। प्रक्रियात्मक स्थिरता निगेटिव चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको समझेंगे, प्रक्रिया मतलब काम करना, स्थिरता मतलब उसको रोक देना। तो जब आप काम कर रहे थे, कोई प्रोसेस करोगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा, प्रोसेसिंग ही रोक दी तो फिर काम कैसे होगा। तो इसका मतलब ये निगेटिव है ना। अभिसरण सोच का मतलब होता है केवल एक ही तरीके से काम करना। ये दो प्रकार की सोच होती है, एक होती है अभिसारी, एक होती है अपसारी। ये आपने पढ़ा होगा जरूर, डीएड बीएड में भी पढ़ा होगा। तो अपसारी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार से आप काम कर रहे हैं, और अभिसारी यानी अभिसरण का मतलब होता है केवल एक तरीके से। तो केवल एक तरीके से कभी भी समस्या सॉल्व नहीं होती, आपको विभिन्न तरीकों से सोचना पड़ता है। एक मेथड काम नहीं आता, दूसरा मेथड लगाना पड़ता है, तीसरा लगाना पड़ता है। तो ये अभिसरण वाला इसलिए निगेटिव रहता है। सेम कार्यात्मक स्थिरता जो है, जो प्रक्रियात्मक स्थिरता है वही कार्यात्मक स्थिरता भी है। कार्य को रोक देना, जो प्रोसेसिंग आपकी चल रही थी उसको आपने रुकावट लगा दी, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं, है ना। तो सहज अनुमान लगाना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो आप अंदाजा लगाते रहो, यानी दिमाग लगाओ, चिंतन करो, अनुमान लगाओ कैसे सॉल्व होगा, नए आइडियाज लाओ दिमाग में, क्रिएटिव थिंकिंग करो, तो उसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आंसर राइट होगा आपका डी ऑप्शन। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए जी अगले प्रश्न पर देखते हैं। इसने बोला मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को, पहला ऑप्शन है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि विजेता और हारे हुए बच्चों के नामीकरण उन्हें रचनात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है नजरअंदाज किया जाना चाहिए और छात्रों को यह तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों को प्रतिस्पर्धा बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए तैयार करता है। और डी ऑप्शन है हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के तनाव और चिंता को बढ़ाता है, जिससे उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा आती है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। प्रतिस्पर्धा का मतलब तो आप सबको पता है कंपटीशन, यानी बच्चे आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। तो क्या करेंगे आप एज अ टीचर, चलिए लिखेंगे अपना अपना आंसर आप। हाँ जी, चलिए फटाफट से लिखते रहिए। देखिए इसने बोला है मध्य विद्यालय की कक्षाओं में अगर छात्रों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, तो पहली बार में ही आप इतने लंबे क्वेश्चंस को पढ़ने की बजाय, कि देखो अगर इतना बड़ा प्रश्न पेपर में आएगा और आप इसकी हर शब्द को पढ़ने बैठ जाएंगे, तो जाहिर है कि आपका कम से कम 1.5-2 मिनट खा जाएगा ये प्रश्न। तो आपको थोड़े से तो ट्रिकी मेथड लगाने हैं और दिमाग लगाना है। सबसे पहली चीज, प्रतिस्पर्धा निगेटिव चीज होती है, यानी गलत होता है, ये बात हम पहले से जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, और मैंने डेली मैं आपको कहीं ना कहीं ये बात समझाते ही आ रहा हूँ, कम से कम 10 बार तो समझा ही दिया होगा अब तक, कि प्रतिस्पर्धा निगेटिव वर्ड होता है, क्योंकि आपस में बच्चों को कंपटीशन नहीं करवाना, बल्कि बच्चे मिलजुल के सीखें, ये हम चाहते हैं। तो अगर प्रतिस्पर्धा खराब चीज है, यानी निगेटिव चीज है, तो इसको बढ़ावा तो बिल्कुल नहीं देंगे। इसका मतलब आप इसको प्रोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दो ऑप्शन काट दो बिना पढ़े, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां प्रोत्साहित वर्ड दिखा ना, दोनों ऑप्शन काट दो, खत्म मामला इनका। अब बचे दो ऑप्शन आपके पास, आधा समय बच गया आपका प्रश्न का। फिर आता है नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तो अब नजरअंदाज वाली बात जो आती है, ये भी निगेटिव होती है, क्योंकि पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बच्चों को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। चाहे मैं इसके कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। बच्चे अगर बच्चे जो है बढ़िया काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते उनको। शाबाशी देंगे, या उनको जो है आप कहेंगे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, फीडबैक देंगे, प्रतिपुष्टि देंगे, और उनको आगे की प्लानिंग बताएंगे। इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं क्लास में, कुछ भी नहीं कर रहे हैं,
कोई एक्टिविटी नहीं, तो भी आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो भी आपको देखना पड़ेगा, भैया चुप क्यों बैठे हो, पढ़ने आए हो या काम करने आए हो तो कुछ करो, कोई एक्टिविटी कराओ। तो चाहे पॉजिटिव कर रहे हो बच्चे या निगेटिव, नज़रअंदाज तो आप कभी कर ही नहीं सकते। एज अ टीचर आपकी नज़र तो दुनिया के हर बच्चे पे, मतलब आपकी क्लास के हर बच्चे पे रहेगी, तो नज़रअंदाज तो कोई भी चीज़ नहीं कर सकते आप। तो यहाँ शुरू के एक शब्द से ही आपने 3 ऑप्शन काट दिए। अब आपके पास एक ही बचा, यही सही आंसर है। और क्यों सही है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये तो ट्रिक थी कम समय में करने की, रही बात कॉन्सेप्ट की, वो भी समझ लो। हतोत्साहित करेंगे आप, क्योंकि प्रतिस्पर्धा खराब चीज है, तो खराब चीज को हमेशा क्या करेंगे, दूर भेजेंगे, यानी डिमोटिवेट ही करेंगे। क्यों, कारण भी लिखा है उसने। छात्रों के बीच में तनाव और चिंता पैदा कर देता है ये। अगर बच्चे ये सोचेंगे यार इसके नंबर मेरे से ज्यादा क्यों आ गए यार, अब मैं क्या करूं, पापा के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा, ये वो, तो बच्चा चिंता में रहेगा भाई। और कंपटीशन अगर खत्म है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बात खत्म, बच्चा खुश, है ना। फिर अगर आप बच्चा चिंता में रहेगा, तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पे यानी दिमाग पे असर पड़ेगा। चिंता में आपका दिमाग कम काम करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाता। तो समझ रहे हैं बात, तो कारण भी उसने सटीक दे दिया, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही चला जाता है। क्लियर बात, समझे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जब बच्चे खाली स्थान की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। पहला ऑप्शन है आपका शर्म, दूसरा भय, तीसरा खुशी और चौथा ऑप्शन है अपमान। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, खाली स्थान में क्या लिखेंगे आप। हाँ, चलो जल्दी जल्दी लिखते रहो अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया। भाई वीडियो लाइक करते रहो, क्या कर रहे हो, कहाँ छुप के बैठे हो। 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइक ही नहीं करा अभी तक, 500 लोग छुप के बैठे हैं। भाई ये बाहर निकलो अपने गुफाओं से और लाइक बटन दबा के फिर वापस गुफा में चले जाओ। जल्दी आओ बाहर फटाफट से और लाइक बटन दबा के जाओ। इतनी बेहतरीन क्लास है, इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ यार आपको, एक एक शब्द का मीनिंग बता करके भाई, लेकिन फिर भी आप लाइक नहीं करोगे तो ये आपकी गलत बात है, देखो, है ना। फिर तो आप चोरी कर रहे हो, है ना। जल्दी करो जिसने नहीं किया। हम्म। चलिए अब देखिए, इसने बोला बच्चे कौन सी भावना का अनुभव करें जब उनको सीखने में, मतलब उनका लर्निंग जो है वो सकारात्मक हो, अच्छी हो, पॉजिटिव हो। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है खुशी ही तो पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आपको शर्म आएगी तब भी तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, है ना। शर्म करना, आप कहेंगे शर्म करना तो अच्छी बात है, शर्म करनी चाहिए। अरे हर जगह नहीं करनी चाहिए, मैंने वो उसमें बताया भी था आपको, जो पॉडकास्ट वाली वीडियो थी हमारी दूसरे चैनल पे, शादा वालम वाले चैनल पे। मैंने कहा था ना स्टूडेंट लाइफ में शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म करनी नहीं चाहिए, सच बात। शर्म करोगे ना सवाल पूछ पाओगे बच्चे टीचर से। टीचर आपको कुछ कहेगा तो आप कहेंगे ना मेरे से नहीं होगा सर, सर किस इससे करवा लो सर मेरा", तो मतलब शर्म ही करते रह जाओगे। तो शर्म भी निगेटिव ही है ना, शर्म में बच्चा सीख नहीं पाएगा। और डरा के रखोगे तो फिर तो बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा। किसी की बेइज्जती करोगे अगर बच्चे की, तो बच्चा आपके सामने दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। टीचर बच्चों की बेइज्जती कर देते हैं ना कई बार, बट तुझे तो कुछ नहीं आता, नालायक हो तू उसे देख दे, उसने कितना बढ़िया काम किया है तो तू तो बेकार है। तो वो बच्चा कभी टीचर के सामने उसके मुंह खोलेगा नहीं आगे से, मतलब लर्निंग खत्म है उसकी फिर। तो अपमान भी नहीं करना, खुशी रहे, बच्चा खुश रहेगा तो सारी चीजें बढ़िया चलेंगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कथन ए, छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। तर्क है आपका, सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अब आप बताइए ए और आर में से, दोनों में से जो कथन सही लगे उसके हिसाब से अपना आंसर लिखेंगे आप। चलिए कमेंट में अपना अपना आंसर देंगे। चलो फटाफट लिखते रहो। हाँ जी।
देखिए इसने बोला है छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर। आंतरिक कारक क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, एक लाइन में समझ नहीं पाओगे पूरा। आंतरिक कारक का मतलब होता है कि मैं खुद ही जिम्मेदार हूं, अगर मेरे पेपर में नंबर कम आए हैं या मैं फेल हुआ हूं तो उसका जिम्मेदार मैं किसी और को ना ठहराऊं कि भैया टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, या मैं कहूँ मेरे दोस्त ने नहीं पढ़ने दिया, या ये मैं कहूँ कि मेरे पास तो किताबें ही नहीं थी। ये सब ना करके आप कहते हैं कि भैया मैंने ही मेहनत ठीक से नहीं करी, या मैं ही, मेरे नंबर अगर कम आए हैं तो मेरी वजह से आया, मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी थी। तो अगर आप खुद के आंतरिक कारकों को जिम्मेदार मानेंगे तो तब आप क्या करेंगे, आप खुद पे काम करेंगे अगली बार, यानी कि अब जो है आप क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम कि भाई चलो मेरी गलती रह गई थी, मेहनत कम थी, इस बार मैं पूरी मेहनत करूंगा लगन से और अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में आपको मजबूर कर देगा। तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल मतलब ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। दूसरा कह रहा है सफलता और असफलता के अगर आंतरिक गुण, यानी अगर आप आंतरिक रूप से अपने आप को जिम्मेदार मान लोगे, खुद को मान लोगे, तो ये आंतरिक गुण जो है ये आपको आगे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, फिर आप जो है बेहतरीन मेहनत करेंगे आगे चल के। तो ये दोनों ही बातें आपकी सही हैं, और क्योंकि दोनों बातें आपस में रिलेटेड है तो इसलिए व्याख्या आपकी सही हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए जी अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, दूसरा है शारीरिक प्रणाली का कार्य, तीसरा है प्रतिबोधिक व गतिक कौशल, और डी ऑप्शन है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही जाता है, लिखेंगे अपना आंसर फटाफट से सब लोग। और 2000 लाइक हमारे होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी लाइक बटन दबाओ फटाफट से सब लोग, पहुंचाओ भाई 2000 लाइक तक। हाँ जी, देखिए इसने बोला कौन सा ऐसा इनमें से नीचे से में चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज है जो शारीरिक विकास के अंदर नहीं आती। तो शारीरिक आकार और अनुपात में बदलाव तो जाहिर सी बात है, ये तो है ही पूरा का पूरा शारीरिक विकास, ये तो आपका इसी के अंदर आ गया। शारीरिक प्रणाली, प्रणाली मतलब आपकी फंक्शनिंग, जैसे फंक्शनिंग क्या, आपका ब्लड शरीर में घूम रहा है ये भी फंक्शनिंग है, आप खाना खाते हैं वो पच जाता है वो भी फंक्शनिंग है ना, आपका दिल धड़क रहा है वो भी फंक्शनिंग है। तो शरीर की जो प्रणाली है वो शारीरिक विकास का हिस्सा है, जाहिर सी बात है। प्रतिबोधक और गतिक कौशल यानी आपकी एक्टिविटीज, आप हाथ ऊपर उठाते हैं ये भी गतिक कौशल है ना, आप पेन पकड़ रहे हैं ये भी गतिक कौशल है। तो ये भी कब आएगा, जब शारीरिक विकास होगा, तो ये भी शारीरिक विकास में आ जाएगा। लेकिन आपके संवेग, संवेगात्मक संप्रेषण यानी इमोशनल कन्वर्सेशन करते होंगे किसी ना किसी से, तो आप रात के 2 बजे है ना, तो इमोशनल कन्वर्सेशन जो है वो शारीरिक विकास का नहीं, संवेगात्मक विकास का हिस्सा है, इमोशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। क्लियर है भाई, समझ गए बात? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के विकास का क्रम, पहला ऑप्शन है जन्म के समय निश्चित हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, और डी ऑप्शन है पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर, चलो जल्दी लिखो फटाफट। हाँ जी, यस सर करते हैं, हाँ ये करते हैं, सरफराज जी तो बड़ी दिलेर हैं। चलो बढ़िया है, करते रहो। इन सर्विस प्राइमरी टीचर्स बीएड होल्डर कौन सा पेपर दे पाएंगे? ये जो है मुझे लगता है इस पे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट क्लास में भी यही सवाल सबसे ज़्यादा आया था। तो अगर आप बीएड होल्डर हैं लेकिन आप प्राइमरी में टीचर हैं तो आप दोनों पेपर देंगे, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड भी, प्राइमरी और जूनियर दोनों का, सी टेट का दोनों पेपर देंगे आप। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए अपना अपना आंसर। हम्म, अरे 2000 लाइक हमारे कंप्लीट होने वाले हैं भाई, 2 ही लाइक बचे हैं 2000 में, क्या बात है।
तो कौन करेगा ये 2 लाइक, मतलब कौन है वो लक्की पर्सन जो 2000वां लाइक हिट करेगा? जल्दी कमेंट को काटो एक बार, लाइक बटन दबाओ, फिर कमेंट में अपना नाम बताओ किसने किया। जल्दी करके आओ फटाफट से, कौन करेगा 2000वां लाइक? जल्दी, आपसे पहले कोई और कर देगा, जल्दी कमेंट को काटो, जल्दी करके आओ। और तब तक बताते हैं हम प्रश्न का उत्तर। बच्चों के विकास का क्रम जो होता है, यानी आपका जो क्रम का मतलब होता है चरणबद्ध। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल चलेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर भागना दौड़ना सीखेगा। तो ये चरण है, यानी ये क्रम है, इसी क्रम से चलेगा विकास सारे बच्चों का। तो ये जो क्रम है, क्या ये एक मिनट, इसने क्रम का मतलब पूरा ही विकास है, क्योंकि इंग्लिश में अगर देखेंगे कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी केवल क्रम चरण की बात नहीं कर रहा, पूरे ही डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ऑल ओवर डेवलपमेंट की। कोर्स लिख दिया उसने इंग्लिश वाले में, इसमें क्रम लिख दिया उसने। कोर्स का मतलब तो ऑल ओवर हो गया। तो ऑल ओवर विकास की अगर हम बात करें तो जन्म के समय निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म के समय आनुवांशिक गुण तो आपको मिल गए, लेकिन अब डिपेंड करेगा कि किस वातावरण में आप पैदा हुए। बेहतरीन वातावरण होगा तो विकास अच्छा हो जाएगा, वातावरण अच्छा नहीं मिला तो विकास अच्छा नहीं होगा। तो मतलब वातावरण भी उसमें क्या करेगा, अपनी भूमिका निभाएगा। तो बच्चों का विकास जो है वो पर्यावरण की उचित सहायता से बदला जा सकता है। अच्छा वातावरण मिल जाएगा तो विकास अच्छा हो जाएगा, और ऐसे वातावरण में बच्चा पैदा हो गया जहाँ खाने को ही नहीं मिल रहा ठीक से, जहाँ पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, तो वहाँ बच्चे का विकास कैसे होगा? अच्छा नहीं हो पाएगा। क्या बच्चों के विकास का क्रम सभी जगह एक समान रहेगा? नहीं, बच्चों का विकास जो है इंडिविजुअल रूप से अलग अलग रहता है, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। तो बच्चों में विकास एक जैसा एक समान कभी भी नहीं होता, अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग का मतलब ये है कि अलग अलग समय पे होगा, अलग अलग चीजें बच्चे सीखेंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पूरी तरह से भिन्न हो गया, कि भाई ये बच्चा और ये बच्चा, इनमें दोनों में कोई समानता ही नहीं है। 1 लाख समानताएं भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी विभिन्नताएं भी होती हैं। समानताएं कैसे? भाई उसकी भी 2 आंखें हैं, उसकी भी 2 आंखें हैं, उसका भी एक मुंह है, इसका भी एक मुंह है ना, इसके भी 2 हाथ हैं, इसके भी 2 हाथ हैं। तो ये तो सारी समानताएं हो रही हैं, लेकिन इनमें भिन्नता जरूर हो जाएंगी। क्या? इसकी आंखें काली हैं, इसकी नीली है, इसका जो मुंह है वो छोटा है, इसका मुंह बड़ा है ना, इसकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट बड़ी है। भिन्नताएं भी जरूर रहेंगी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कभी भी एक समान रहेगा, एक समान नहीं हो पाता। पूरी तरह से अप्रत्याशित है, यानी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, तो लगा सकते हैं, ये भी नहीं कहना गलत है कि पूरी तरह से अप्रत्याशित है, क्योंकि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्योंकि हमें पहले से पता रहता है चरण, कि भाई बच्चा जो है ये अभी पैदा हुआ है, 1.5-2 साल में बोलना सीख जाएगा। तो मैंने तो कह दिया बच्चों से जाके, है ना। अब मान लो आज से 4000 साल पहले, या जब आदि मानव रहे होंगे, टाइम ट्रेवल करके आप उस समय में चले जाओ, और वहाँ पे कोई बच्चा पैदा होगा, तो आप कहेंगे ये ना 1.5 साल बाद बोलना सीख जाएगा, और वो एक्चुअल में 1.5 साल बाद बोलना सीख जाएगा। वो लोग तुम्हें भगवान बना देंगे, अरे इन्होंने तो 1.5 साल पहले बता दिया था बच्चा बोलेगा, है ना। तो वो तो नेचुरल है, भविष्यवाणी कर सकते हो। अब हमें पता चल गया विकास के चरण, तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है? पहला ऑप्शन है पुस्तकालय, दूसरा है स्कूल, तीसरा परिवार, और चौथा ऑप्शन है सरकार। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना आंसर जी। I am resident of Assam, but currently I am working in Mumbai. Can I appear in CTET if I choose center in Mumbai? And will it possible to get SMS language paper in Mumbai center? हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाम तो आपका आ नहीं रहा है। अगर आपने जो है मतलब आप रहने वाले असम के हैं और मुंबई में आप रहते हैं, तो मुंबई में ही आप सीटेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, आपने पूछा क्या मैं SMS लैंग्वेज ले सकता हूँ? यस, आप ले सकते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, इसका स्टेट लेवल से कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका जो ऑल ओवर इंडिया होता है सीटेट, तो आप कहीं से भी दे सकते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर सब लोग। हाँ, तो पूछा गया है इसने सामाजिकरण की प्राथमिक प्रमुख संस्था। प्रमुख जो होती है वो परिवार है, इसके अलावा कोई नहीं है। प्राथमिक यानी कि जन्म से लेकर के 6 साल तक, यानी छोटा बच्चा सामाजिक विकास कहाँ से सीखेगा? कहाँ से उसने सीखा कि दुनिया में कैसे रहना है? कहाँ से उसने शुरुआत करी कि कैसे लोगों से मिला जुला जाता है? भाई अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर परिवार से। परिवार आपका प्राथमिक आता है, उसके अलावा दुनिया की हर चीज आपकी सेकेंडरी में आती है। यानी सामाजिकरण की 2 प्रकार की संस्थाएं, एक प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक यानी सेकेंडरी। तो द्वितीयक में सब कुछ आता है, आपका स्कूल भी द्वितीयक में आता है, आपके टीचर भी द्वितीयक में आते हैं, आपके पड़ोसी भी, आपकी किताबें भी, आपका फोन भी, सब सेकेंडरी में आते हैं। परिवार और परिवार के सदस्य, ये लोग प्राथमिक होते हैं।
अगला प्रश्न है, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका? चलिए तुरंत अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। डीएलएड फाइनल हो गया है पर ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, सीटेट का दोनों पेपर दे सकते हैं, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी लिखते रहिए अपना अपना आंसर। और नए स्टूडेंट जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब करते रहो। कौन कौन है नया आज ज़रा एक बार कमेंट में बताओ, कौन कौन न्यू स्टूडेंट है। और पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट करके बताओ कि हम नए हैं। देखिए इसने बोला किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क करते हैं और सामाजिक मुद्दों से सरोकार। ये जीन प्याजे का सिद्धांत का प्रश्न है ना। तो जीन प्याजे के सिद्धांत में 4 चरण होते हैं, यानी 4 अवस्थाएं जो कि आपके सामने लिखी हुई हैं चारों ऑप्शन में। ये पहली अवस्था है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो यहाँ निगमनात्मक तर्क जो आता है ये आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 4th स्टेज होती है, इसकी उम्र होती है आपकी 11 साल से लेकर 18 या 11 से ऊपर हम कहते हैं इसको। 11 से ऊपर जो है वयस्क अवस्था तक ये अवस्था चलती है आपकी। अमूर्त चिंतन यहीं स्टार्ट होगा। निगमनात्मक तर्क जो होता है ये अमूर्त चिंतन ही होता है। और दूसरी बात, सामाजिक मुद्दे यानी सामाजिक चीज़ों के बारे में बच्चा सोचने लगता है जब किशोर अवस्था में आता है। उससे पहले बच्चे को समाज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कौन जीत रहा है, हमारा प्रधान कौन है उसको पता नहीं होता, हमारे गांव का प्रधान कौन है, इन चीज़ों से उसका लेना देना भी नहीं होता। समाज में क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे बच्चा 12-13 साल का बड़ा होने लगता है फिर उसको सामाजिक चीज़ें दिखने लग जाती हैं कि भाई समाज में जो है क्या किसी ने चोरी कर ली तो उसको गलत है, वो ये चीज़ें बच्चा सामाजिक मुद्दे सीखने लगता है। फिलहाल यहाँ पर जो विशेषता दी है ये 4th स्टेज की है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि पहला ऑप्शन है उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, दूसरा ऑप्शन है आपका उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की, सी ऑप्शन है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, और डी ऑप्शन है उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी। तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखिए अपना अपना आंसर। जी आई एम न्यू स्टूडेंट सर जी, रोशन, अच्छा। येलो येलो लाइक ए मैंगो, अच्छा जी सर, आपके लिए लाइक बढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, बार बार देखती हूँ कितने हो गए। अच्छा, वीडियोस पे लाइक बढ़ते हैं तो आपको मज़ा आता है? हाँ मुझे भी मज़ा आता है, तभी तो कह रहा हूँ सभी लोग किया करो ना, तभी तो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। जिसने नहीं किया करो लाइक सब लोग, और अपने घर के फ़ोन से भी कर दिया करो, मम्मी के पापा के फ़ोन से कर दिया करो लाइक, है ना। एनटीटी कोर्स वाले सीटेट देंगे? नहीं देंगे, एनटीटी वाले प्राइमरी में आते ही नहीं है। एनटीटी वाले नर्सिंग ट्रेनिंग वाले जो होते हैं वो सीटेट में नहीं आते, तो वो लोग सीटेट ना दें, कोई फ़ायदा ना है। देखिए जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख आलोचना क्या है? आलोचना का मतलब होता है कि इसके सिद्धांत में कोई कमी रह गई जो कि दूसरे मनोवैज्ञानिक ने निकाल दी। ताना मारना, इसको आम भाषा में कहते हैं ताना मारना। आप, ऐसा होता है देखो लड़कियों, आप समझ सकती हैं कि आप शादी में जा रही हैं, तैयार हो गए एकदम से, बढ़िया से महंगा वाला आपने फ्रॉक पहना है, 20-25 हज़ार रुपये वाला, मेकअप करवाया है बढ़िया से आपने 30-40 हज़ार रुपये वाला, है ना, सब चीज़ें बढ़िया से आपने सुंदर बन के बाल वाल सब बढ़िया कर लिए, और फिर आप जो है गई शादी में और आपकी सहेली आपको मिली और उसने आगे कह दिया, अरे यार तेरे मेकअप में तो उसने लाली नहीं लगाई यार, कितना फ्लैट मेकअप दिख रहा है, ओहो, और तेरे जो झुमके है ना कलर मैच नहीं हो रहा तेरे ड्रेस में, बस आपके सारे 1 लाख रुपए में लात मार दी उसने, खत्म मामला आपका। अब आपकी कोई खुशी नहीं रही। अब आप उस शादी में 4 घंटे रहें 10 घंटे रहें आपको खुशी मिलेगी नहीं, आपका दिमाग वहीं फंसा रहेगा। एक बार को लड़के तो मार देते हैं इग्नोर, लड़कों के तो पैंट और जूते मैच नहीं हो रहे, तो फर्क नहीं पड़ता, अब चल छोड़ क्या ही फर्क पड़ रहा, हम तो यहाँ रसगुल्ले खाने आए हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन ये होती है आलोचना कर देना, है ना, किसी की मेहनत पर कमी निकाल देना। तो जीन प्याजे ने बढ़िया सिद्धांत दिया है अपना 1 नंबर का, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया बताई हैं। पर्सनली मुझे पसंद है जीन प्याजे का सिद्धांत, जो कि डेली लाइफ में बच्चों के काम आता है। लेकिन एक आदमी आए और इन्होंने कमी निकाल दी। क्या कमी निकाली इन्होंने?
उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, ये तो कमी आप निकाल नहीं सकते क्योंकि सक्रिय तो बोला है जीन पियाजे ने। उन्होंने अधिगम में भाषा की महत्वपूर्णता दी है, भाषा की उन्होंने बात ही नहीं करी, है ना। मान लो आपने जो है अगर झुमके पहन ही नहीं है तो आपके झुमकों में कमी कौन निकालेगा, अरे हमने तो पहन ही नहीं, अच्छे बुरे की तो बात ही खत्म हो गई फिर। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, ये कमी निकाल दी भाई साहब। इनाम और सजा के प्रयोग को बहुत प्राथमिकता दी है इन्होंने, जीन प्याजे में नहीं दी। जीन प्याजे के सिद्धांत में ना तो इनाम की बात होती है ना ही सजा की, ये होती ही नहीं है। लेकिन इनकी कमी ये रह गई कि इन्होंने ये बात बोल दी कि मेरे जो 4 चरण है वो हर संस्कृति में, हर देश में, दुनिया के हर कोने में लागू होंगे और हर बच्चा एक ही उम्र पे उनको प्राप्त करेगा। तो यही दिक्कत आ गई, यही कमी निकाल दी कि भैया समाज का फर्क पड़ेगा। तुमने ये बात भूल क्यों गए तुम, जीन प्याजे जी, तुम ये बात भूल गए कि अलग अलग समाज में बच्चों का संज्ञान अलग अलग तरीके से होता है। किसी डेवलप्ड कंट्री में 5 साल के बच्चे में जो है गुणा भाग करना सब चीज़ें वो बढ़िया कंप्यूटर चलाना सीख गया, और कोई देश ऐसा है जहाँ पे 10 साल का हो गया उसको अभी कंप्यूटर में देखना भी नहीं आता कि होता क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास एक जैसा नहीं हो सकता सब जगह का। तो यही कमी निकल गई इनके सिद्धांत में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, बात समझ गए आप या नहीं समझे? चलिए भाई। नेक्स्ट है आपका, प्याजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? पहला ऑप्शन है गतिविधि, दूसरा अन्वेषण, तीसरा है भाषा, चौथा ऑप्शन है आपका जैविक परिपक्वता। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, लिखो अपना आंसर। चलो बहुत बढ़िया। 2300 लाइक हमारे होने वाले हैं, 2300 लाइक में 4 लाइक बचे हैं। तो जल्दी पूरे करके आओ, ये कमेंट को नीचे करके 4 बंदे जाओ, जिसने लाइक नहीं किया लाइक बटन दबा के आओ। और अब आप जो है रेगुलर हो जाओ भाई, सब लोगों को कह रहा हूँ। अब रेगुलर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर आप इग्नोर किया ना आपने एक दिन भी, तो एक दिन भी आपको पीछे धकेल देगा आपके लक्ष्य से। एक दिन ना पढ़ाई करना भी आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ में कई लाख स्टूडेंट है जो आपसे एक दिन आगे निकल गए, ये समझ लेना दिमाग में। लाखों को कंपटीशन है यहाँ देश में हमारे, पता है ना कि कितनी भीड़ है ना, पैर रखने की जगह नहीं है हमारे देश में। तो नौकरी में भी यही हाल होगा आपका। अगर आप एक दिन भी पीछे हटते हैं ना कि आज चलो आप मन नहीं कर रहा, आज छोड़ो, अगले दो मतलब 1 तारीख से पढ़ाई करेंगे। कभी मन आता है चलो छोड़ो यार, आज तो सैटरडे है, कल संडे है, मंडे से पढ़ाई करूंगा। 2 दिन बर्बाद करना आपकी ज़िंदगी में ना बाद में बड़ा दुख देगा ये। तो आपको एक दिन भी नहीं छोड़ना अब आपको पढ़ाई रेगुलर करनी ही करनी है, ये बात आप मान के चलो आज से ही, ठीक है। और 7 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, डेली 7 बजे लाइव आना है आप सबको रेगुलरली। कितने बजे, कमेंट में लिखो एक बार कितने बजे लाइव आना है। शाम को 7 बजे, ठीक है। अब प्रश्न इसने बोला था कि प्याजे के अनुसार इनमें से कौन सा ऐसा कारक है इन चीज़ों में से जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। तो भाई इन्होंने भाषा की बात कहीं नहीं करी अपने पूरे सिद्धांत में। तो भाषा इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने अभी लास्ट क्वेश्चंस में भी यही बात करी थी कि भाषा के बारे में तो बात ही नहीं करते जीन प्याजे। भाषा कौन इंपॉर्टेंट मानता है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक है, ये भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन प्याजे इंपॉर्टेंट नहीं मानते। तो प्याजे मानते हैं एक्टिविटी को यानी करके सीखो, अन्वेषण यानी खोज करके सीखो, जैविक परिपक्वता यानी उम्र के हिसाब से आपका दिमाग बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर भाषा जो है वो निगेटिव है आपका, निगेटिव ही इसने पूछा है आपसे, तो आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर। क्लियर है बात, समझ में आ गए? बोलो जी, समझ में आ रही है बात या नहीं, कमेंट करके तो बता दो। देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानता है कि, क्या मानता है? पहला ऑप्शन है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना जरूरी है। और डी ऑप्शन है नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर।
देखिए, तो इसने बोला है आपसे कि लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा जो पांचवा चरण है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, भाई इसके दो ही, ये लॉरेंस कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा, कुछ नए बच्चे होंगे, तो आप यूट्यूब पे सर्च करना कॉलबर्ग का सिद्धांत बाई एस ए टीचर अकेडमी। तो आपको पहले नंबर पे एक लेक्चर मिलेगा, 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, वो देख लेना। यहाँ पे आपको सिर्फ जो पूछा है वो बताता हूँ। सामाजिक अनुबंधन पांचवा चरण होता है, जो कि इसने लिख भी दिया। इसके अंदर दो गुण होते हैं, बस दो ही होते हैं, और वो दो क्या है, रट्टा मार लो। नंबर एक गुण ये है पांचवें चरण का कि इसमें जो है कार्य का परिणाम मायने रखता है कि परिणाम क्या आया है काम का, ठीक है। और दूसरी चीज होती है व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार। बस ये दो चीजें अगर आपने याद रख ली तो ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं जाएगा। यानी किसी काम का परिणाम अच्छा है तो वो काम करो, किसी चीज का परिणाम खराब है तो वो काम मत करो। अब वो काम अच्छा था बुरा था, वो भाड़ में जाए, आप तो इसी मसले पे डिपेंड रहेंगे। जैसे कि आप अब आप जो है, एग्जाम्पल तो हजार हैं इसके, दुनिया भर की बातें हैं, समझ सकते हो। मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था उसका एम्बुलेंस वाला, कि आप जो है किसी मरीज को हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, रेड लाइट आ गई आपके सामने, भाई रास्ते में आती हैं तो आपको रुकना पड़ता है। अब आपको पता है कि यार ये अगर लेट हो गया तो इसको तो काम तमाम हो जाएगा, आपने रेड लाइट पे रुके नहीं, आप रूल्स तोड़ के भागे। कानून तो तोड़ दिया आपने, कानून तोड़ा है ना, गलत काम कराया आपने, अब आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। लेकिन उस आदमी की जान बच गई, मतलब आपका परिणाम अच्छा आया है। तो जब परिणाम अच्छा है तो कर दो उस काम को। इस इस चरण में आदमी ये सोचता है कि अगर परिणाम अच्छा है तो कर दो काम को, है ना। समझ में आ रही बात? तो इसलिए परिणाम वाली बात जो है आपके पहले ऑप्शन में ही हो रही है। किसी क्रिया का भौतिक परिणाम ही निर्धारित करेगा कि वो काम अच्छा है या बुरा है, बात खत्म हो जाती है। बाकी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाओगे इस सिद्धांत में तो पागल हो जाओगे। तो मैंने कुछ कुछ ट्रिक्स ऐसी ऐसी उस लेक्चर में बताई हुई है जो मैंने अभी आपको बताया है। 1 घंटे का लेक्चर है नैतिक विकास का सिद्धांत, कॉलबर्ग बाई एस ए टीचर अकेडमी सर्च करना, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे ही है, देख लेना। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया है? पहला ऑप्शन है हावर्ड गार्डनर, दूसरा लॉरेंस कॉलबर्ग, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा ऑप्शन है आपका लेव वाइगोत्स्की। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना आंसर। ये देखो इनके हालात। अब मैं फिर कुछ सुनाऊंगा ना तो तुम लोग कहोगे कि डांटते हो, है ना। डांटने वाले काम ही होते हैं। कोई भी, मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स मेहनत करना चाहते नहीं है, फिर बाद में कहते हैं सर हम कामयाब नहीं हुए, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, नौकरी नहीं लगी, ये नहीं हुआ, एग्ज़ाम पास नहीं हुआ। छोटा सा एग्जाम्पल, इत्तू सा 1 मिनट का, ज़रा सा एक हार्ड प्रश्न यहाँ आया आपके सामने और कम से कम 150 लोग गायब क्लास से, तो तुम जिंदगी की प्रॉब्लम्स का सामना क्या करोगे भाई? मैं क्या उम्मीद रखूं तुम लोगों से, मतलब ये इन लोगों से जो टिके हुए हैं, वो तो अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ रहे हो, बढ़िया है। एक प्रश्न अगर हार्ड सा आता है ना यहाँ पे स्क्रीन पे कि भाई थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आ गया, मुश्किल सा, जबकि तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं है भाई, समझाऊंगा तो मैं ही सॉल्व करूंगा, अगर तुमसे नहीं भी हो रहा तो कह दो कि नहीं हुआ भाई, छोड़ दो, है ना। तो बाकी तो मैं समझाऊंगा ही आपको। आपके दिमाग पे कोई जोर पड़ रहा है सुनने में? नहीं। लेकिन इनको क्या लगता है, अब यार अब इसका आंसर देना पड़ेगा, इतना भारी प्रश्न है, चल निकल यहाँ से। तो फिर मेरे से आगे ये मत कहना कि हम फेल हुए हैं, तुम डिजर्व करते हो फेल होना। ये लोग जो भाग जाते हैं मुश्किल चीज़ों को देख के, मुश्किल प्रश्न को, ये फेल होना ही डिजर्व करते हैं। अब ये मत कहना कि सर नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, ये खुद ही कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। तो ये जाने भाई, ये खुद कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, है ना। भाई अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे सामने कोई आसान आसान प्रश्न ही थोड़ी आएंगे पूरे पेपर में। भाई अगर मान लो 60 प्रश्न आसान आ गए तो उसमें 50 प्रश्न ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे धुएं उड़ा देंगे, तोते उड़ा देंगे तुम्हारे। तो जब तक तुम उनको करना सीखोगे नहीं तब तक वो तुम्हारे लिए आसान बनेंगे नहीं, जीवन में वो कठिन ही रहेंगे। फिर कहते हो कि यार हमारा कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं कैसे होगा। इतनी जल्दी तो हार मान जाते हैं 1 सेकंड के अंदर, इतना भी धैर्य नहीं है कि 1.5 मिनट रुक सके, 1.5 मिनट से ज़्यादा तो प्रश्न में लगता भी नहीं है। 1.5 मिनट में इनकी रूह कांप जाती है और ये निकल गए यहाँ से। देखिए, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता करनी चाहिए, जब बात सांस्कृतिक संदर्भ की आ रही है तो एक ही आदमी है और वो है वाइगोत्स्की। क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम क्या है?
सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और दूसरा एक और हिंट दिया है, वो है मार्गदर्शन यानी सहायता, जिसको हम कहते हैं पाड़। तो पाड़ वाली बात कौन करता है इसके फोल्डिंग की? वाइगोत्स्की ही करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। क्लियर है बात? चलिए जी अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना, किसके उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा है विलंबित अनुसरण, तीसरा ऑप्शन है आपका रटकर स्मरण और डी ऑप्शन है पाड़। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए लिखते रहिए। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी लाइक बटन दबाओ भाई एक बार, क्योंकि 2500 लाइक हमारे होने वाले हैं, तो जल्दी पूरे कर दो फटाफट से। थोड़े से लाइक बचे हैं 2500 होने में। देखिए इसने बोला आपसे विद्यार्थियों को संकेत और इशारे देना। अब आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझा दिया ये, कि जब आप बच्चे को हिंट देते हैं यानी बच्चे की मदद करते हैं, जब बच्चा कहीं पर अटक रहा है, किसने दिया? ये वाइगोत्स्की ने। तो इसको हम क्या कहेंगे? पाड़ ही कहेंगे, यानी बच्चे की मदद करना, सीधी बात। अब देखो अनुकूलन का मतलब है व्यवहारवाद, यानी आप बच्चे को बाहरी उत्प्रेरण के द्वारा व्यवहार में चेंज कर रहे हो उसके। दूसरा विलंबित अनुसरण, अनुसरण का मतलब होता है नकल करना, तो नकल करने वाली बात इसमें है ही नहीं। स्मरण यानी रट्टा मारना, तो रट्टा मारना भी निगेटिव हो गया आपका, एक ही बच रहा है, पाड़, बात खत्म हो जाती है। और पाड़ कहते ही हिंट देने को है, यानी इशारा करने को, वो वाला इशारा नहीं जो तुम लड़कियों को करते हो। इशारा मतलब हिंट देना, किसी प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में, पहला ऑप्शन है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। दूसरा है आपका शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। और डी ऑप्शन है सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखेंगे अपना आंसर। चलो बहुत बढ़िया, लिखो जल्दी जल्दी अपना आंसर। हाँ जी। और आपके जो है 2500 लाइक में अब बचे हैं हमारे केवल 2 लाइक कम। तो कौन करेगा ये 2 लाइक पूरे जल्दी कमेंट को नीचे करके? 2500 वाला लाइक कौन करके आएगा? कौन है वो लक्की पर्सन, जल्दी बताओ। और इसने आपसे पूछा है कि प्रगतिशील कक्षा में पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, यानी कौन सा ऑप्शन सही है कुल मिला के? पहला ऑप्शन है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न रहें और अपनी क्षमता के अनुसार काम करें, इससे बेस्ट कोई चीज नहीं हो सकती। पहली बात अर्थपूर्ण, दूसरी बात गतिविधि, यानी बच्चा काम कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, और जहां बच्चा एक्टिव है वहां प्रगतिशील शिक्षा भी है और बाल केंद्रित भी है। तो बच्चा काम कर रहा है, इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। शिक्षक केंद्र नहीं होता, पहली बात तो बाल यानी बच्चा होगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड होगा। पाठ्यपुस्तक सीखने का एकमात्र तरीका नहीं होती, पाठ्यपुस्तक केवल एक स्रोत है, एकमात्र स्रोत नहीं है। एक साधन है, उससे मदद मिलती है, लेकिन केवल एक साधन नहीं है, उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं। खेल के भी बच्चा सीखता है, बड़ों से बात करके भी सीखता है, अपने समाज से भी सीखता है, दोस्तों से भी सीखता है ना। तो केवल किताब से सीखेगा ये गलत हो जाएगा। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं भी नहीं हो सकती, या तो बालक खुद है केंद्र, या फिर आपका कॉन्सेप्ट जो आप सिखाना चाहते हो, यानी बच्चा कॉन्सेप्ट को सीखे, परीक्षाओं के लिए ना रट्टा मारे। तो आंसर जो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बात भाई, समझ में आ गई? चलिए भाई, तो ये था आज का लास्ट प्रश्न, यहीं पर आपकी होती है क्लास फिनिश। तो वीडियो को लाइक कर दो जिसने नहीं किया, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। और जिन लोगों ने सीटेट गारंटी बैच में अभी एडमिशन नहीं लिया वो अभी ले लो तुरंत फटाफट से। कौन कौन ऐसे लोग हैं जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे, जो लोग अभी तक गारंटी बैच में एडमिशन नहीं ले पाए हैं और लेना चाहते हैं। वही लोग जो पहले ही अटेम्प्ट में सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं 100% गारंटी के साथ। कौन कौन चाहता है एक बार कमेंट में यस लिख दो। कौन कौन लोग हैं जो 100% गारंटी से पास करना चाहते हैं? हाँ यस आ चुके हैं आप लोगों के काफ़ी जी। तो गारंटी बैच की बात हम कर रहे हैं, तो सीटेट गारंटी बैच 2026 आपका अवेलेबल है आपके सामने। मैं हूं सर जी, 2500 लाइक पर, अच्छा बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट में यस लिखेंगे फटाफट से जिन लोगों ने अभी तक बैच नहीं लिया और लेना चाहते हैं।
यस, आ चुके हैं आप लोगों के बहुत सारे बच्चे हैं भाई। टेस्ट लगाने के लिए क्या करें? टेस्ट लगाने के लिए मैं करवाऊंगा ना टेस्ट आपको भी कुछ दिन के बाद। ये भी टेस्ट ही एक तरह से देखा जाए तो, क्वेश्चंस का आंसर तो पहले आप ही करते हो तो टेस्ट भी हो ही रहा है। यानी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए हैं, जो अभी तक गारंटी बैच नहीं ले पाए हैं। तो भाई आप लोगों के लिए कल निकलेगा ऑफर, यानी अभी से स्टार्ट है। आप चाहें तो अभी भी ले सकते हैं, अभी भी ऑफिस में आपका फ़ोन उठा दिया जाएगा अगर आप कॉल करेंगे। तो ये जो आपका बैच है, देखो ये सीटेट गारंटी बैच है जिसमें पास कराने की 100% गारंटी है। मतलब आप 100% समझो पास हैं, एक भी परसेंट डाउट में नहीं है। मतलब इस बैच में एडमिशन लेने के बाद आपका ये समझ लो आप कि आप रिजल्ट हाथ में आ गया आपके। और इस पर ऑफर चल रहा है बहुत बढ़िया वाला, ये छठ पूजा ऑफर है। आपकी फीस इस बैच की 9,000 रुपये है, डिस्काउंट के बाद भी 6,000 रुपये मिलती है। 6,000 से कम में ये बैच नहीं मिलता। सभी लोगों ने, पुराने बच्चों ने 6,000 में ही ये बैच खरीदा है। लेकिन आज और कल ये बैच आपको कितने में मिलेगा? केवल और केवल 2,500 रुपये में ये बैच आपको मिलेगा, अगर आप आज या कल में लेते हैं इसको तो। समझे बात? तो अभी जाके फटाफट से अपना बैच ले लो, ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं। अगर आप इन नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको हमारी टीम फ़ोन उठाएगी और वो आपको पूरी बात समझा देंगे कि किस तरह से आपको बैच लेना है, कैसे आपका एडमिशन होगा, सब समझा देंगे। तो अभी कॉल कर लो, अभी ऑफिस ओपन है, तो जल्दी से आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो यूपी वाले बच्चे हैं भाई, वो साथ में यूपी टेट का बैच भी ज़रूर लेना, क्योंकि आपके लिए दोनों कंपलसरी है। सी टेट भी पास करना और यूपी टेट भी पास करना कंपलसरी है। तो आप यूपी टेट का भी ज़रूर लीजिए। किसी को कुछ पूछना है इसके अलावा? सर जी सीजी टेट का कराते, सीजी टेट का अलग से नहीं होता, यही बैच आपका चंडीगढ़ टेट भी पास करवा देगा, सिलेबस लगभग सेम ही है। सर जी कौन कौन से सब्जेक्ट हो? ऑल सब्जेक्ट भाई। जब आपसे ये बोल दिया कि 100% गारंटी है पास कराने की, तो जाहिर है सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाएंगे आपको, है ना? यस सर। ऑल सब्जेक्ट क्या होगी? बीपीएससी कितने नंबर का होता है? बीपीएससी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सवाल आपका बाद में जाएगा। अभी सी टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप पूछ लीजिएगा। आज बैच की छुट्टी थी क्योंकि आज छठ पूजा थी, तो कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी बैच में। जी, और कुछ कहना है किसी को? हम आपका क्लास लेना चाहते हैं सर जी, कितने है इसका फीस? यही फीस बताया तो आपको फीस कितनी है? अभी फीस इसकी 9,000 रुपये है, लेकिन अगर आप अभी लेंगे तो आपको केवल 2,500 रुपये में ये बैच अभी मिल जाएगा। जी, और कुछ? एपियर वालों का सी टेट वैलिड होगा? हाँ, बिल्कुल वैलिड है। और क्या पूछना चाहते हैं? जल्दी जल्दी पूछो भाई, क्लास फिनिश करनी है फिर। सर जी पेपर कब है सी टेट का? 8 फरवरी 2026 को पेपर है। सब लोग बैच ले लो, बहुत अच्छा है। सुधा सिंह, थैंक यू वेरी मच फीडबैक देने के लिए। जो जो पुराने बच्चे हैं भाई, वो एक बार बताएंगे सभी लोग कि बैच में कैसे पढ़ाई होती है, इनको लेना चाहिए नए बच्चों को या नहीं। आप एक बार फीडबैक दो सभी लोग लिख के जल्दी से, ताकि इनको नए को भी पता चले, है ना? आपको जैसा लगता है। हाँ, और क्या पूछना चाहते हो? जल्दी पूछो भाई। लोअर एज लिमिट होता है क्या? एज लिमिट सीटेट में तो नहीं होता, लेकिन आप जब आप नौकरी लगेगी आपकी, तब एज लिमिट रहेगा 21। 21 साल मिनिमम होती है। यस सर जी। मैंने गारंटी बैच लिया है सर। मेरा क्लास कितने बजे ज्वाइन करूं? वो आपको टाइम टेबल देंगे, या जब आप यहाँ जिस जिस नंबर पे आपने कॉल करके एडमिशन लिया है ना, उनको व्हाट्सअप मैसेज करो इनमें से किसी भी नंबर पे जिस पे भी आपने लिया था, और बोल दो कि हमें टाइम टेबल भेज दो, वो भेज देंगे आपको टाइम टेबल। जी, और कुछ? वेरी गुड टीचिंग इन बैच। सब ले लो, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पूरा कमेंट पढ़िए सर जी प्लीज़। 2 साल का एनटीटी कोर्स किया है, सी टेट दे सकते हैं? भाई मैंने पहले ही कमेंट पूरा पढ़ के जवाब दिया था आपका, नहीं दे सकते। एनटीटी वाले नर्सरी ट्रेनिंग के लिए ही होते हैं, वो प्राइमरी में एलिजिबल है ही नहीं। सर जी 2 महीने में पूरा कोर्स हो जाएगा? आराम से हो जाएगा भाई, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? कोर्स पूरा भी होगा, रिवीजन भी करवाएंगे भाई, गारंटी दे रहे हैं पास कराने की, ऐसे थोड़ी है। सर कितने बजे से चालू हो जाता है क्या? यूट्यूब पे तो 7 बजे स्टार्ट होता है।
बाकी बैच की टाइमिंग अलग अलग है, कई सारी प्रकार की हैं, मतलब अलग अलग क्लास की अलग अलग टाइमिंग है। ठीक है, चलो क्लास खत्म आपकी, मुझे लगता है अब कोई सवाल आपका बचा नहीं है ना। तो जो लोग भी बैच लेना चाहते हैं फटाफट से जाके अपना ले सकते हैं, कॉल कर लीजिएगा और आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़रूर ले लेना भाई कल ही, क्योंकि फिर बाद में आपको 6,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा भारी पड़ेंगे आपको। तो आप अभी लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि लेना तो आपको है ही, क्योंकि ये बैच इसके बिना आप मतलब ये समझ लो दुनिया में कोई बैच इसके टक्कर का बैच है ही नहीं, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। यही बैच है इकलौता जो आपका सी टेट पहले अटैम्प्ट में पास करवाएगा। तो आप ज़रूर लें इसको, चाहे आज लो या कल लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी को।